क्या लिखा? ठीक। अब आप कहोगे कि सर भूगोल तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भूगोल, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है भू प्लस गोल अर्थात पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। फिर आप कहोगे कि सर जब आपने हिंदी में बता दिया है, तो थोड़ा-सा इंग्लिश में बता दीजिए। तो जियो और ग्राफी, जियोग्राफी ये एक शब्द है आपका। अब अगली स्लाइड में मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जियोग्राफी शब्द को भी हम कैसे खोल के पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब हमने ये कंप्लीट किया है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। सुनें। पृथ्वी का अध्ययन करूँ मैं या वर्णन करूँ तो क्या कहलाएगा? सर भूगोल कहलाएगा। ठीक है, भूगोल कहलाएगा। ये आप बात मैंने बात बता दी। एक बात ध्यान रखो, क्या किसी भी चीज़ का अध्ययन करो या आपकी दिनचर्या हो, व्यवस्थित होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवस्थित होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखना, पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन, ऐसा अध्ययन पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और कहोगे सर थोड़े से और अच्छे में, यदि आपको मेंस में लिखनी पड़े, आरएस के मेंस में लिखना पड़े तो ऐसे लिखोगे क्या कि पृथ्वी का व्यवस्थित अध्ययन? नहीं सर, थोड़ा-सा और फ्लैशबैक में जाओगे तो आप सभी 8वीं पास हैं, 5वीं पास हैं, सबको पता है। क्योंकि हम आप 8वीं पास, 5वीं पास, 12वीं पास होने के बाद में ही आरएस, एसआई इन सब के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। ना फिर आपने एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम सुना होगा विज्ञान, तो आप कहते हो साइंस। क्या कहते हो? साइंस। की परिभाषा अब बनती है प्रॉपर वे में कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता हो? अध्ययन किया जाता हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन किस रूप से किया जाता है? व्यवस्थित रूप से किया जाता है, उसे कहते हैं। बात आई समझ में? आ गई बात तो समझ में। बात करते हैं हम ज्योग्राफी शब्द के बारे में। अब हमारा शब्द है, देखो मैं अलग-अलग लिख रहा हूँ, जियो और ग्राफी। जियोग्राफी सुनना, इसको एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? आपका आंसर होगा कि सर ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सा? जियोग्राफी। सुनना, इसको हमने जी प्लस ग्राफो इस तरह से तोड़ा। तो आपसे बेसिकली पूछ लिया जाए कि जियोग्राफी किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपका आंसर रहेगा सर ग्रीक भाषा का शब्द। जिसका अर्थ क्या है? जी प्लस ग्राफो। ठीक, आगे बात करते हैं। सर आप ग्रीक में बता रहे हो, तो हमें तो एक अंग्रेजी और भाषा सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताओ। इसके बारे में अंग्रेजी भाषा में, तो ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में इस जियोग्राफी को कहते हैं जियो प्लस ग्राफी, और जो आज के समय में हम पढ़ते हैं, वो यही पढ़। ठीक है? आपसे पूछ ले कि जियोग्राफी किस शब्द का, भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और बात करें इसका अंग्रेजी में क्या रूपांतरण है, तो जियो प्लस ग्राफी इसका अंग्रेजी में रूपांतरण है। कि जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था पृथ्वी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? अध्ययन बोल सकते हैं, और साथ-साथ में इसी को हम कह सकते हैं। ठीक है? बात आई समझ में? नोट करोगे? सुनो,
लैंग्वेज आपको लिखनी है, यदि साथ-साथ में नोट्स बना रहे हैं, तो मेरे आपको एक लैंग्वेज भाषा, एक परिभाषा इसकी बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है। विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। किस तरीके से? व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। इन कुछ चंद मिनटों में हमने ये समझा कि भूगोल क्या है। समझ में आ गया? भूगोल क्या है? चलें आगे और बढ़ते हैं। आगे, ये आपके सामने एक विश्व का मैप है। किसका मैप है? विश्व का नक्शा है आपके सामने। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, सुनें। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि सर एक चीज़ बताएँ कि विश्व का मैप बता रहे हो आप, फिर मैं थोड़ी देर बाद एशिया का भी बताऊँगा, फिर भारत का भी बताऊँगा और उसके बाद मैं राजस्थान का बताऊँगा। यही सीक्वेंस क्यों? पहली बात। दूसरी बात, सर राजस्थान तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तो बताएँ कि राजस्थान की जिस तरह का आज का हमारा टॉपिक था, उसमें आप समझा क्या रहे हो? तो सुनना, आपने एक नाम सुना होगा अक्षांश रेखा। क्या सुना होगा? अक्षांश रेखाएँ सुना होगा। तो अक्षांश रेखाएँ क्या होती हैं? देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? इसके बारे में थोड़ी-सी हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है? अक्षांश रेखाएँ, ध्यान रखना, अक्षांश रेखा की बात करूँ या देशांतर रेखाओं की बात करूँ, दोनों की दोनों जो रेखाएँ दोनों की दोनों जो रेखाएँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब ऐसी रेखाएँ मान दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। बात कर रहा हूँ अक्षांश रेखाओं की, बात कर रहा हूँ अक्षांश अक्षांश रेखा। एक आती हैं, क्या आती हैं? देशांतर। अक्षांश रेखा क्या हैं और देशांतर रेखा क्या हैं? बेसिकली इस बात के बारे में हम चर्चा सुनना, यदि मैं बात करूँ अक्षांश की, तो ये पृथ्वी है, इस तरह से यहाँ पर भी एक ये पृथ्वी का मॉडल है। इसमें आप सुनना, यदि इस मॉडल में आप इस तरह से रेखा खींच देते, कैसी हैं? सर सोती हुई रेखाएँ हैं। कैसी रेखाएँ? सोती हुई रेखाएँ हैं। सोने को अंग्रेजी में बोलते हैं लेटना या स्लिप करना, तो लेटना या लैटिट्यूड, ध्यान रखना। ऐसी रेखाएँ जो लेटी हुई रेखाएँ हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं ये? ये कहलाती हैं वे रेखाएँ जो लेटी हुई रेखाएँ, जिन्हें अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएँ कहलाती हैं। और ध्यान रखना, अक्षांश हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे। आपसे पूछ ले कि अक्षांश रेखाएँ कहाँ से कहाँ खींची जाती हैं या किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती हैं, तो आपका आंसर रहेगा कि सर पूर्व से लेकर कहाँ तक? पश्चिम। इस आई बात समझ में? बात करूँ मैं देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं में देखना, देशांतर रेखाओं में देखेंगे कि देशांतर रेखाएँ कैसे खींची जाती हैं। सर देशांतर रेखाएँ होती कैसी हैं? तो ध्यान रखना, खड़ी रेखाएँ, खड़ी रेखाएँ क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। और बात करेंगे हम देशांतरों के बारे में, देशांतर कहाँ से कहाँ खींची जाएँगी देशांतर रेखाएँ, तो ध्यान रखना, उत्तर से लेकर दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन-सी रेखाएँ खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएँ उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ तक ये बातें क्लियर होती हैं, तो थोड़ा-सा और आगे एडवांस लेवल पर मैं आपको लेके जाऊँगा। सुनें, यदि आपसे कह दें कि सर ये जो रेखा है, इसका क्या नाम है? मैंने कहा अक्षांश। नहीं सर ये नहीं, जो आपने खींची है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मान लो ये पूरी पृथ्वी है या भूमि है, भूमि के बीचों-बीच को कहते हैं हम मध्य में, किसमें? मध्य में। भूमि मतलब भू के मध्य में खींची गई रेखा भूमध्य रेखा। कौन-सी रेखा कहलाती है? भूमि के मध्य में खींची गई रेखा कौन-सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा। ये बात क्लियर हो, ठीक है? उसी तरह से इसकी बात करेंगे अब, लेकिन पहले हम किसकी पूरी बात कर लेते हैं? अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएँ कुछ इस तरह से ही आपके और भी खींची जाएगी। कैसे खींची जाएगी? वो देखना आप। ठीक है? ये सारी क्या हैं? अक्षांश रेखा हैं, आड़ी रेखाएँ हैं। अक्षांश रेखाएँ जो होती हैं, वो इस तरह से खींच, अब सुनो, बीच वाली रेखा को क्या नाम दिया था? बीच वाली रेखा को हमने नाम दिया था भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया था? और यहाँ पर भूमध्य भूमध्य रेखा को ही हम एक अन्य नाम से जानते हैं। कौन-सी रेखा? विषुवत। कौन-सी रेखा? विषुवत रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। अब आप कहोगे सर ये रेखाओं के जाल में मत फँसाओ। नहीं फँसाएँगे,
अक्षांश के टर्म्स में इसकी बात करेंगे। किसके टर्म्स में? अक्षांश के टर्म्स में बात करेंगे तो अक्षांश के टर्म्स में इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्ष। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, समझ में आया? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, क्या है? बात एक ही है, मतलब ये इसको कहते हैं। ठीक है, 0 से ऊपर जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते-करते हमें कहाँ तक जाना है? 90 डिग्री। कहाँ तक जाना है? 90 डिग्री। सबसे ऊपर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होने की वजह से इसको कहते हैं 90 डिग्री के अक्षांश। उत्तर में है। आपको पता होगा, यदि मैं दिशाओं की बात करूँ तो यहाँ पर होती है नॉर्थ, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर होती है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। और यहाँ पर होती है दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा ऊपर है, तो इसलिए इसको 90 डिग्री के अक्षांश, 90 डिग्री के अक्षांश के नाम से जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी सर 90 होगी क्या? हाँ, बिल्कुल होगी। इसी वजह से इसको 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के नाम से जान, 90 डिग्री दक्षिण। आपसे सुनो, 90 तो ये दिख रहा, 90 ये दिख रहा। जोड़ तो आती है, सबको आती है। सर 90 को जोड़ लो, जोड़ लिया। फिर 90 को जोड़ो, सर जोड़ लिया। अब बीच में एक रेखा 0 डिग्री ये रही, जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। इसमें एक और जोड़ लो तो कितना हो गया? 90 और 90 180, 180 में एक जोड़ो तो बनता है 181। क्या बना? 181। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यदि कि कुल अक्षांश कितने होते हैं? देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, यदि आपने यहाँ नहीं देखा तो। आपसे पूछे कि कुल अक्षांश क्या होते हैं या कुल अक्षांश कितने होते हैं? एक सवाल तो कुल अक्षांश का है, दूसरा पूछे आपसे कुल अक्षांश रेखाएँ कितनी होती हैं? कुल अक्षांश रेखाएँ कितनी होती हैं? ध्यान रखना, दोनों ही सवाल अलग हैं, दोनों की आंसर भी अलग है। यदि आपसे पूछता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश हैं सर 181। कितने हैं? 100, कितने हैं? 181। कुल अक्षांशों की संख्या 181, लेकिन सर यहाँ पर क्या लिख रखा है? यहाँ पे आपने लिख रखा है रेखाएँ। क्या लिख रखा है? रेखाएँ। और ध्यान रखना, जब भी रेखा आएगी 2 को लेकर जाएगी। रेखा आएगी कितने को लेकर जाएगी? 2 को लेकर जाएगी। मतलब 181 में से कितने माइनस करने हैं? 2 माइनस करने हैं, तो आपके पास में आ जाएगा 170। ठीक है? तो कुल अक्षांश रेखाएँ पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 179। एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। देखो कमेंट बॉक्स में आपने 179 लिखा है, मतलब आपकी मेहनत तो तगड़ी है। मेहनत तो आपकी तगड़ी है। देखो 179, 79, कविता कुमारी, मनीष कुमार, सबको गुड इवनिंग है। देखो स्वागत है इस डिजिटल मंच पर। बार-बार नहीं बोलूँगा। आपको लगता है कि सर हमारे पर ध्यान ही नहीं दे रहे। थोड़ी देर से कमेंट पढ़ रहा था, मैंने पढ़ाने पे ध्यान दिया। ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्वेश्चन पुट करिए, आंसर मैं दूँगा। तो आपकी मैं कमेंट्स पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमारा किस पर रहेगा? हमारा फ़ोकस रहेगा आपकी पढ़ाई पर, ठीक है ना? पढ़ाई पर रहेगा, कमेंट बीच-बीच में देखता रहूँगा। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबको गुड इवनिंग है, ठीक है? सबको गुड इवनिंग। हाँ, बिल्कुल प्रतापगढ़ से हो आप, हम भी प्रतापगढ़ से हैं, आप भी प्रतापगढ़ से हो। दम लगा के पढ़ाई करो, ठीक है ना? दम लगा के पढ़ाई करो। चलो, चलें अब थोड़ा-सा इधर फ़ोकस करें। थोड़ा-सा इधर फ़ोकस करें। हमने क्या पढ़ा? सर अक्षांश रेखाएँ पढ़ी। देखो, सबसे बड़ी बात, मोबाइल को खोल के सामने बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसको इत्मीनान से देखो। जैसे कि सर ने पढ़ाया था अक्षांश रेखाएँ, सर बिल्कुल ठीक है। ऐसी थी रेखाएँ, मतलब लेटी हुई थी, तो हमने कहा लैटीट्यूड है ये, लैटीट्यूड ठीक है। सर बिल्कुल बीचों-बीच में से एक रेखा जा रही थी, तो हमने 3 नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्ष। बात क्लियर? जो पढ़ा उसका रिवीजन करवा दूँ हैंड टू हैंड आपको। अब सुनो, 0 से लेके 90 तक ऊपर भी जाऊँगा और 0 से लेके 90 तक नीचे भी जाऊँगा। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और बीच, 90 प्लस 90, एक टोटल अक्षांश हो गए। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? 100। ठीक है? टोटल अक्षांश कितने हो गए? 181। लेकिन मैंने बात करी रेखाओं की और मैंने अंडरलाइन भी करवाई, और नोट्स बनाते समय नीचे अंडरलाइन ज़रूर करना कि अक्षांश रेखाएँ पूछे तो 2 माइनस कर, 2 माइनस करनी है। रीज़न मैंने बता दिया है कि दोनों रेखाएँ ना होकर, ये दोनों रेखाएँ ना होकर एक बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? एक बिंदु होते हैं। सेम की सेम बात अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? देशांतर रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलें कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा हो जाए। देखो देशांतर रेखाएँ सेम इस तरह से होती हैं। ये भी कुछ इस तरह से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही हैं। उत्तर से
दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएँ, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएँ कहलाती हैं, जो कि समय का निर्धारण करती हैं, समय का निर्धारण करती हैं। आप कहोगे सर इसमें तो समय बता रहे हो, तो इसमें भी बता दो। और हाँ, बताना बनता भी है। कैसे बनता है? कि अक्षांश रेखाएँ किसका निर्धारण करती हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अक्षांश रेखाएँ किसका निर्धारण करती हैं? तो आपका आंसर रहेगा जलवायु। का निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। जलवायु क्या है? मौसम क्या है? ये आपको जब हम जलवायु का टॉपिक पढ़ाऊँगा, तब आपको सारी है ना? कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। जब यहाँ पर आप सीधा कोण देखते हो, तो एक कोण बनता है जिसे हम कहते हैं कितने डिग्री का कोण? 180 डिग्री कोण। जिस तरह से ये रेखाएँ, अक्षांश रेखाएँ इस तरह से घूमती हैं और एक डॉट बनाती हैं, उसी तरह से ये रेखाएँ भी ऐसे घूमती हैं, लेकिन ये डॉट नहीं बनाएँगी। क्यों नहीं बनाएँगी? देखो ये सामने। डॉट बनेगा क्या? कहीं नहीं बनेगा। इसके 180 पूर्व की ओर गई और 180 इधर चली। कितनी हो गई? 180 और 180 ये हो गया 360। इन देशांतर रेखाओं में कोई लोचा नहीं है। देशांतर रेखाओं में कोई लोचा नहीं है। क्यों नहीं है? सर कुछ नहीं करना है। देशांतर पूछे, कुल देशांतर पूछे तो भी 360 और आपसे कुल देशांतर रेखाएँ पूछे तो भी 360। मतलब देशांतर रेखाओं में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात कहाँ पर है? सर यहाँ पर है, अक्षांश में। कुल अक्षांश पूछे तो 181, कुल अक्षांश रेखाएँ पूछे तो 88, 170। बातें क्लियर? ठीक है? ये समय का निर्धारण करती हैं, ये जलवायु का निर्धारण। ये दोनों की दोनों रेखाएँ हैं कैसी? काल्पनिक रेखा। कैसी रेखाएँ हैं? दोनों की दोनों रेखाएँ काल्पनिक रेखा। इसे कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हो। शिवानी जैन बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन प्रमोशन आकाश 81 बहुत बढ़िया। मतलब सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएँ कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएँ कितनी होती हैं, कुल अक्षांश कितने होते हैं और कुल देशांतर। बात क्लियर है तो बात का बना लो बंडल और दिमाग के एक कोने में रखो। किसी भी चीज़ को आप व्यवस्थित रखते हैं, तो निकालने में भी ईज़ी होता है। जैसे एग्ज़ाम आया, दिमाग से बंडल खोलना और देख लेना कि हाँ भाई कौन-सा बंडल। उसी तरह से हमें क्या देखना है, ये जो बंडल बनाया, अब किसका पहला बंडल बनाया है? सर पहला बंडल तो आपने बनाया था भूगोल का, कि भू प्लस गोल, पृथ्वी का अध्ययन, ये तो बताया था। तो मतलब भूगोल तो हो गया, एक बंडल बनाया, साइड में रख दिया। दूसरा बंडल था सर अक्षांश रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का बंडल बनाया, साइड में रख दिया। तीसरा बंडल देशांतर रेखाओं का रख दिया। चीज़ें व्यवस्थित होगी दिमाग में, बहुत कुछ याद कहते हैं ना, वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा है ये मोटिवेशन, जो कहते हैं सर हमें याद नहीं होता है। याद कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपको ये थोड़ी बताया जाता है मॉर्निंग में कि उठेंगे, नहाना-धोना पड़ेगा, फिर खाना खाना पड़ेगा, फिर कहीं और जाना है। खुद शेड्यूल फ़ॉलो करते हो। तो ये एक शेड्यूल है। शेड्यूल को फ़ॉलो करोगे समझ समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब चलता हूँ मैं इनके महत्व की ओर। किसकी ओर? महत्व की ओर चल रहा हूँ। किसका महत्व बता रहा हूँ? अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का। कि अक्षांश रेखाएँ क्या महत्व रखती हैं? रेखाएँ क्या हमारा टॉपिक आज का है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। पहले सर एक तो बात बताएँ कि राजस्थान की बात कर रहे हो तो राजस्थान कहाँ पर है? तो मेरा आंसर रहेगा आपके लिए भारत। अब फिर आपका क्वेश्चन कि सर भारत कहाँ पर है? मेरा आंसर रहेगा कि सर एशिया। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर एशिया कहाँ पर है? ये तो विश्व है कि नहीं? ग्लोब में है। तो ग्लोब आपके सामने आ जाए। ये क्या है? विश्व में। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं कि विश्व में, ग्लोब में, संसार में राजस्थान की स्थिति 4 और 5 क्वेश्चन एक झटके में खत्म कर दूँगा, बस आप फ़ोकस बना के रखें यहाँ पर। सुनें, यदि मुझे काटने का मौका मिले किसको? अरे रेखाओं को, किसी को काटूँ नहीं। किसको काट रहा हूँ? रेखाओं को काटूँ, कौन-कौन सी रेखाएँ हैं? सर कोई सी रेखा नहीं है, आप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बनाओ। ये देखो खड़ी लाइनें इसीलिए बताया था, खड़ी लाइनें देशांतर रेखाएँ होती हैं, जबकि आड़ी लाइनें क्या होती हैं? आड़ी लाइनें इन दोनों के बीच में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान कहाँ पर आता है वो आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि विश्व के संसार के नक्शे में राजस्थान की क्या स्थिति है? देखो ये रहा हमारा भारत, ये रहा भारत और भारत के अंदर बात करूँ राजस्थान की, ये रहा हमारा राज्य, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। अब सुनो, दिशाओं का ज्ञान होगा, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा होगा। ये दिशा कौन-सी है? सर ये दिशा पूरब है, पूछने की ज़रूरत है नहीं। पूछ रहे हो फालतू में टाइम खराब कर रहे हो हमारा भी। ना, टाइम खराब नहीं करा बेटा। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर कौन-सी दिशा? उत्तर दिशा,
और नीचे कौन सी दिशा? बोलो हाँ या ना? अरे ऐसे नहीं बोल सकते तो कमेंट में तो बोल सकते हो, है ना? चलें, आदत में है तो आ ही जाता है। सुनो, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो आपका आंसर रहेगा सर उत्तर-पूर्व। क्या कहलाती है? सर उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर-पूर्व दिशा कहलाती है। बस सर खेल खत्म। मैप को देखा, काम खत्म। ध्यान रखना आप पढ़ने जब भी बैठो ज्योग्राफी को, एक विश्व का मैप हिंदी में, एक एशिया का मैप हिंदी में, एक भारत का मैप हिंदी में। ये तीनों तो भरे हुए होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए। इसके बाद में 100, 200, 300 तुम्हारा मर्ज़ी पड़े उतना। राजस्थान की मैप कॉपी करवा लेना आउटलाइन बिना भरे हुए। वहाँ पे नदियाँ भी क्लियर हो जाएगी आपकी, स्थिति विस्तार भी क्लियर हो जाएगा, अपवाह तंत्र ये सारे जो टॉपिक हैं आपके एक मैप में क्लियर हो जाएँगे। थोड़ा-सा फ़ोकस करें यहाँ पर। तो मतलब मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, यदि आपसे ये पूछ लिया जाता कि विश्व में, ग्लोब में कहाँ पर? विश्व में, ग्लोब में, संसार में और अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या है कि अक्षांश रेखा, क्या? अक्षांश अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों के कटान बिंदु को देख लिया जाए, या कहूँ अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बीच में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? तो अक्षांश और देशांतर को कट मारने के बाद में राजस्थान की स्थिति कहाँ आती है? उत्तर पूर्व में आती है। मतलब सर ये हो गया कि इन तीनों का आंसर एक है, जो कि है, बात आ गई समझ में? क्लियर बात है कि विश्व में बात करूँ, ग्लोब में बात करूँ, संसार में बात करूँ, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के काटन बिंदु को लेकर बात करूँ, तो राजस्थान की स्थिति आती है आपके उत्तर पूर्व में। ये मैंने अक्षांश बताई थी आपको और इसलिए देशांतर रेखाएँ पढ़ाई। बात समझ में आ गई है? इसी तरह से देखो इस मैप को ज़ूम करूँगा मैं, जैसे ज़ूम किया, ज़ूम करते ही आ जाएगा हमारा, आ गया। मैंने वर्ल्ड के मैप को ज़ूम किया, एशिया आ गया। अब आप कहोगे सर एशिया क्या करने वाले हो? अरे एशिया में भी तो लोकेशन बतानी होगी, हमारा राजस्थान कहाँ है? कि राजस्थान की। अब सुनना, ये लो, फिर से वही लाइन है, कौन-सी? सर पहले बनाई थी, बना दो। ये बना दी, देशांतर रेखा, ये बना दी, अक्षांश रेखा, बना दी, बना दी। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा और मैप किसका है? सर एशिया का मैप है। किसका मैप है? एशिया का मैप है। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि एशिया के संदर्भ में, क्या? एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? एशिया के संदर्भ में भारत को ढूँढो पहले तो। सर ये रहा भारत, बनाओ, बनाओ। जल्दी से देखो ये रहा, भारत बन रहा है कि नहीं बन रहा है सबके? अरे सबके बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कमेंट तो बताओ। बना है क्या सबके? हाँ, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। राकेश यादव, गुड इवनिंग है सबको। मोटी बॉस बाड़मेरी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग है सभी को। सुनो, कमेंट में कम ध्यान दूँगा मैं थोड़ा-सा, बातें तो बाद में हो जाएगी, सिलेक्शन के बाद में, मिठाई के साथ में। सिलेक्शन के बाद में और मिठाई के साथ में बातें होगी। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। ये रहा राजस्थान, दिख रहा है क्या? अरे नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, साथ में कल आओ तो मैप लेके आना। क्या लेके आओगे? मैप लेके आओगे और ध्यान रखना, बिना मैप के आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठ रहे हो तो आपसे ज़्यादा मूर्ख, लेकिन मुझे पता है आप सब लोग स्मार्ट हो, है ना? इसलिए तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो। देखो राजस्थान कहाँ आ गया? भाई एशिया की बात कर रहे हैं कि सर आपने भूगोल में बता दिया, सॉरी विश्व में बता दिया, ग्लोब में बता दिया, संसार में बता दिया, अक्षांश रेखाओं के और देशांतर रेखाओं के बीच बता दिया, तो हमने बता दिया सर, सिंपल सी बात थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एशिया के बारे में, बताओ किससे बता, यदि मैं बात करूँ दिशाओं की तो फिर से लिख देता हूँ, हाँ सर लिख दो, कौन-सी दिशा है ये? अब तो तुम ही बोल दो। अब तो तुम ही बोल दो, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होनी। अरे हाँ, बोलो तो सही, हैं? हाँ, ये रही सर पूरब। हाँ, बिल्कुल सही। सर फटाफट लिखो यार, ये लो फटाफट लिख दो। पश्चिम, ऊपर कौन-सी होती है? और नीचे कौन-सी होती है कि नहीं होती है? हाँ। अब सर पहले तो आपने यहाँ बताया था। हाँ बेटा बताया था, लेकिन वो कहाँ बताया था? विश्व में बताया था। लेकिन ये क्या है हमारा? एशिया है। ध्यान रखना, सब कुछ याद होने के बाद में कभी यही नहीं पता होता है कि एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहा है? एशिया के संदर्भ में पूछ रहा है या विश्व के संदर्भ में पूछ रहा है या भारत के संदर्भ में? समझ में आ गया? हो सकता है क्वेश्चन कथन और कारण से आ जाए, लेकिन कांसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो कहीं मात नहीं खाओगे। ठीक है, देखो, अब देखो सर दक्षिण ये रही, पश्चिम ये रही और हमारा राजस्थान भी कटान बिंदु कहाँ आ रहा है? में आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ दक्षिण-पश्चिम।
राजस्थान की स्थिति एशिया के संदर्भ में किस दिशा में आ रही है? तो आपका आंसर रहेगा सर दक्षिण-पश्चिम। लेकिन पूर्व की बात करूँ तो इसकी विश्व की बात करूँ तो सर विश्व में तो इधर आ रहा था। मतलब कह सकता हूँ कि विश्व के जस्ट सामने कहते हैं ना कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद-सा टुकड़ा रहता है। ये वही चाँद यहाँ पर कौन-सा चाँद था? आपने देखा था सर ये विश्व नाम का एक चाँद था, ग्लोब नाम का एक चाँद था और स्टार नाम का एक इसी के सामने एक चाँद-सा टुकड़ा रह रहा है और उस और एशिया के अंदर एक देश जिसका नाम भारत और भारत के अंदर एक राज्य जिसका नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? बात क्लियर हो गई उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सर भारत में विश्व में बता दिया आपने, एशिया में बता दी, अब भारत को क्यों छोड़ते हो? भारत को नहीं छोड़ा गया है। भारत को नहीं छोड़ा गया है, भारत को थोड़ा एडवांस किया। क्या किया गया है? एडवांस किया गया है, तो भारत को एडवांस किया गया है, तो देखो भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत ये रहा, अरे कुछ मत करो सर, आरी और चाकू चला दो, क्या चला दो? आरी और चाकू चला दो, तो ये लो हमने कहा और हमने कर दिया। करो सर, ये लो, चलाओ सर, ये चलो, चला दी। अक्षांश रेखाएँ खींच दी, देशांतर रेखाएँ खींच दी। सर अब दिशाएँ भी लिख दो, तो ये दिशाएँ भी लिख दी हमने। दिशाएँ भी कौन-सी दिशा? पूर्व दिशा। कौन-सी दिशा? पश्चिम दिशा। कौन-सी दिशा? उत्तर दिशा। ये दिशा बोलो हाँ या ना? बात क्लियर है। अब सुनो, सर भारत के अंदर राजस्थान कहाँ ढूँढें? कहाँ ढूँढें? देखो ढूँढवाता हूँ मैं। आपको आप भी स्मार्ट हो, ढूँढ लोगे, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहोगे। कर रहे हैं तो हम क्यों करें? ठीक है, मत करो। ये रहा राजस्थान। रंगीलो, रंगीलो राजस्थान। दिखा क्या? हाँ सर दिख गया। ये तो आंसर आ गया सर अब तो आंसर आ गया कैसे? सर उत्तर है और पश्चिम है। उत्तर-पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? सर अब बात हो गई खत्म। कैसे? अब सुना, हमने क्या पढ़ा? कि सर पहले विश्व में पढ़ाया था। हाँ, एक मैप आ गया सर दिमाग में, बिल्कुल आ गया। अब सर विश्व में कहा था तो इस साइड में था। मतलब इस साइड को बोलूँ तो उत्तर सॉरी हाँ, सर उत्तर-पूर्व कौन-सी? उत्तर-पूर्व। इस दिशा में एशिया आया था सर हमारे हाँ सर, इस दिशा में एशिया आया था। एशिया में कौन-सी बनती है? दक्षिण-पश्चिम। फिर सर भारत में आ गए थे हम। भारत में जब यहाँ कंप्लीट हो चुका है, यहाँ कंप्लीट हो चुका है, नंबर किसका आएगा? सर पश्चिम का। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 1, 2 और 3। लेकिन रटने से ज़्यादा मुझे जितना मानना मेरा जितना मानना है, यही है कि आप कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी। अन्यथा तो ठीक है रटना है, आज रटा 2 महीने तक याद रहा, पेपर वो होने आ रहा है और फिर आपसे वापस हाँ, मैं मानता हूँ कि रिवीजन जितना करोगे हो जाएगा, लेकिन रटना एक चीज़ अलग है, रिवीजन एक चीज़ अलग है। ठीक है? हमने तीनों की डायरेक्शन देखी। कि अब आ गया हमारा नंबर का राजस्थान का। इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यदि आपसे कहे कि सर इस भूगोल का जनक किसे का जनक भूगोल का भूगोल का जनक कौन पढ़ाता भूगोल? सर आप पढ़ाते हो। आप पढ़ाता हूँ मतलब मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ तो हक के र किसका होगा? सर आपका होगा। किसका होगा? आपका होगा। मतलब मेरा हक है। अब हक याद रखना एग्ज़ाम में जहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको हक दिख जाए, वहाँ टिक मारे आना। ठीक है? तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हैके क्या कहते हैं? हैके इसको बात क्लियर हो गई। तो वर्ड हमारा कीवर्ड क्या मिला? आपको कीवर्ड क्या मिला? तो सर कीवर्ड मिला हमें हक। क्या मिला? हक मिला। इसके बाद में और बात करूँ देखो ये फैक्चुअल डेटा होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? सर भूगोल पे आपका हक है मतलब वो हेक्टेटियस, ठीक है? अब कहोगे सर ऐसे-ऐसे भूगोल नहीं पढ़ी जाती हमें, व्यवस्थित रूप से पढ़ाओ। पढ़ाना हो तो व्यवस्थित रूप से पढ़ाओ, मत पढ़ो। ठीक है, फिर कहते हैं ये देखो व्यवस्थित पढ़ा रहे हैं आपको। क्या पढ़ा रहे हैं? व्यवस्थित। तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक। एक बात बताओ, चीज़ें व्यवस्थित कब होगी? अपने आप हो जाएगी क्या? नहीं होगी। और एक बात बताओ, चीज़ें जब व्यवस्थित ऑलरेडी हैं, मेरे पास में सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, मेरे पास में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं कहूँ कि व्यवस्थित करूँ, अरे क्या ही व्यवस्थित करोगे सर ऑलरेडी व्यवस्थित है। व्यवस्थित हम तब करेंगे जब चीज़ें इधर-उधर फेंकी हुई हो। कहाँ हो? इधर और उधर। ध्यान देना थोड़ा-सा, इधर-उधर। इधर से आ गया फिर, है ना?
अलग-अलग स्थानों पे फेंकी हुई हैं, तो आ गया स्थान। क्या आ गया? स्थान। और फिर अपने निज स्थान पर रखो, मतलब अपने स्वयं के स्थान पर रखो मतलब तो इसका मिलान करके आप याद कर सकते हो। एरेस्टो एरेटो समझ में आया कि नहीं आया? याद कराने का तरीका है, बाकी तो आप भी याद कर सकते हो कि व्यवस्थित भूगोल का एक जनक किसे कहते हैं? एरेटो। इधर-उधर की किताबों को एक स्थान पर या निज स्थान पर रखना क्या कहलाता है? व्यवस्थित कहलाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक भी किसे कहते हैं? एरेटोस्थनीज को हम कहते हैं। और बात करें हम आधुनिक भूगोल का जनक, कहाँ? राजस्थान की बात चल रही है सारी। आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आप थोड़ा-सा ध्यान करेंगे तो एक चीज़ कि जब हम पहले झोंपड़ियाँ बनाते थे, झोंपड़ियों के घर बनाते थे, तो क्या नट बोल्ट का उपयोग थोड़ी करते थे? नहीं सर, रस्सियों से बाँध दिया करते थे। लेकिन आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम क्या किसका उपयोग करते हैं? नट और बोल्ट का। हमें नट से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बोल्ट से मतलब है। हम किसका उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं बोल्ट का। किसका उपयोग करते हैं? बोल्ट का। तो इससे बनता है हमबोल्ट। क्या बनता है? हमबोल्ट। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। क्या हो गया? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? इनके डिटेल को लेकर। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? और आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सुने, आपसे पूछे पूछे क्या? एग्ज़ाम पूछा गया है कि राजपूताना शब्द, कौन-सा शब्द? राजपूताना शब्द किसने दिया? ध्यान रखना, राजपूताना शब्द के बारे में जब-जब बातें आएगी तब तक 2 बातें आपको याद रखनी होगी। कौन-कौन सी? ये राजपूताना शब्द का मौखिक रूप से मतलब लिखित नहीं, मौखिक रूप से सिर्फ़ बोल के प्रयोग किया था, वो क्या था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉ कब किया था पूछे तो 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का उपयोग किसने किया है? जो थॉमस ने। मैं बात करूँ लिखित रूप से उपयोग, किसने? लिखित रूप से उपयोग इन्हीं का एक शिष्य था, नाम था विलियम फ्रैंकलिन। बहुत फ्रैंक था वो। किससे? जॉर्ज थॉमस से। तो विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 5 साल बाद इसका लिखित रूप से किस शब्द का? राजपूताना शब्द का लिखित रूप से उपयोग कर दिया और नाम क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। क्या था? विलियम फ्रैंकलिन। अब हज़ार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विलियम फ्रैंकलिन की कौन-सी बुक के अंदर इसका लिखित रूप में प्रयोग होता है? तो ध्यान रखना, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज, इस बुक के अंदर राजपूताना शब्द का लिखित रूप से आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, राजपूताना हो गया। और एक सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये रहा, कौन-सा? कि आपको पूछे राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा, इन तीनों शब्दों का किसने प्रयोग किया? तो आंसर आपका एक ही आएगा। हम कहते हैं राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में कर्नल जेम्स कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं और इन्होंने ही राजस्थान को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं आज तक और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजपूताना शब्द का किसने दिया? तो राजपूताना शब्द दिया था जॉर्ज थॉमस ने, जबकि राजपूताना, राजस्थान, रजवाड़ा शब्द किसने दिया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है? कर्नल जेम्स टॉड की बुकों के बारे में आता है, एक बुक का नाम है एनाल्स एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान जो कि 1829 की बुक है ना? 1829 में एक बुक और नाम आती है पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा। इंग्लिश में भी नाम पूछे जा सकते हैं। 1839 में इसका विमोचन जो है इन्हीं की पत्नी जूलिया द्वारा किया गया था। हमें कोई लेना-देना नहीं जूलिया से, हमें कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है? यहाँ तक की बातें वो हो गई जो थ्योरी में आती है। ठीक है? अब बात करते हैं हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के बारे में बात करेंगे और राजस्थान हमारा ये रहा।
ठीक है? आज के इस सेशन में मैं आपको पहले राजस्थान के जिले याद करवा देता हूँ, फिर ताकि हम किसमें क्या पढ़ सकें, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, कौन-कौन से गाँव आते हैं, कौन-कौन से जिले से संबंधित हैं। सुने, जिले भी ऐसे याद नहीं करने, याद करने के अपने-अपने तरीके हैं। कैसे? सुनना, सबसे पहले बॉर्डर एरिया को कवर करते चलो, ये रहा बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया कवर करने का मतलब क्या है सर? बताता हूँ, रुको, शांत रहो। इससे 2 चीज़ आपकी क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी वो मैं आपने नाम सुना होगा रेड क्लिफ रेखा का। किसका? रेड क्लिफ रेखा का। उसी क्वेश्चन को 2 बार मेहनत आपको नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ। यहाँ पर जो जिला आता है, आएगा, जिले का नाम है, साथ-साथ में आप भी मैप भरते जाओ, जिले का नाम क्या है? श्री गंगानगर। और एक बार यदि आपको मैप याद हो गया, तब ये समझ जाना आपकी जो ये गंगानगर, गंगानगर से जैसे आप नीचे जाओगे, जिले का नाम आएगा बीकानेर, बीकानेर से थोड़ा-सा और नीचे जाओगे, जिला आएगा, जिले का नाम आता है कौन-सा मेर? जैसलमेर, जिसे पीला शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला शहर कहते हैं। कुछ दिनों पहले एक एग्ज़ाम में आया कि नीला शहर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, नीला शहर आपका जोधपुर। ये नीला है और ये पीला है, पीले पत्थर की वजह से। और यहाँ पर एक जिला आता है, जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। अब आप कहोगे सर आगे भी तो बता सकते थे, बॉर्डर एरिया आगे तक भी है। नहीं, लास्ट में यहाँ पर बाड़मेर का एक स्थान है भलगाँव। कौन-सा? भलगाँव। कभी-कभार पाखासर। कौन-सा सर? पाखासर। और कभी-कभार शाहगढ़। ये एग्ज़ाम में आपको देखने को ये ऐसा अंतिम बिंदु है जो कि रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर राजस्थान का लास्ट कहाँ होता है? जैसे होता है, जिले का नाम है बाड़मेर, स्थान का नाम है भलगाँव, बाकासर या शाहगढ़। ठीक है? अब आपको ये पता चल गया कि सर आपने रेड क्लिफ रेखा के बारे में बता दिया। एक फैक्ट और क्लियर हो गया कि रेड क्लिफ रेखा के किनारे-किनारे कितने राज्य हैं, या रेड क्लिफ रेखा से संबंध रखने वाले राजस्थान के जिले कितने हैं? जिले हो गए आपके, एक गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। टोटल जिले कितने हो गए? 4 जिले हो गए। एक और क्वेश्चन अभी पूछा गया है, जब मैं रेड क्लिफ रेखा की बात करूँगा तब और करूँगा, तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी पूछा जाता है, तो आपका आ जाएगा 1070। की बात करेंगे कि स्थलीय सीमा कितनी, जलीय सीमा कितनी है भी या नहीं, इसके बारे में बात करें तो पहले इधर को निपटा लेते हैं। सुनो, फिर मारो गोली, सर ठीक है आपने ये बता दिया, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कर दी। आपको हाड़ौती पता है? हाँ सर, हाड़ौती पता है, इधर कुछ। हाड़ौती में आपको जिले याद रखने, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सर कोटा तो यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल। कोटा के ऊपर आ जाएगा सर बूंदी, बिल्कुल सही बात है। बूंदी के बाद में कोटा, बूंदी, उसके बाद में बारां, और इसके बाद में आ जाएगा आपका कुल्हायाना। सर ठीक है, 4 जिले ये याद करवा दिए आपने, 4 जिले ये याद करवा दिए। अरे जिले याद नहीं करवाए आपको, आप कहोगे तो क्या याद करवाया? सर जिले तो याद करवा ही दिए। इस क्षेत्र को सामान्य रूप से हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं? हाड़ौती। ठीक, समझ में आ गया, हाड़ौती प्रदेश। ठीक, और सुनो, थोड़ा-सा इधर चले जाएँ नीचे की ओर। ये जिन-जिन के नाम हैं उनको मैं पहले शॉर्ट करवाता जा रहा हूँ। यहाँ पर आओगे, जिले का नाम है डूंगरपुर। थोड़ा-सा और नीचे जाओगे तो मिलेगा बाँसवाड़ा, क्योंकि कर्क रेखा इस बाँसवाड़ा को लगभग-लगभग 2 बराबर भागों में बाँटती हुई क्रॉस करती है, ऐसे कुछ लगभग ऊपर। बाँसवाड़ा, और बाँसवाड़ा के बाद में एक जिले का नाम आता है प्रतापगढ़, जो कि नवीनतम जिला था, 33वां। अभी तो 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा की गई है, रामलुभाया समिति की अध्यक्षता में। ठीक है ना? तो वागड़ और बाँसवाड़ा, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मेवल क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, बाँसवाड़ा और डूंगरपुर को सामान्य रूप से वागड़ या मेवल क्षेत्र के नाम से जाना, इस क्षेत्र के नाम से वागड़ या मेवल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तथा साथ-साथ में आपके प्रतापगढ़ को कांठल प्र कौन-सा प्रदेश? कांठल प्रदेश के नाम से प्रतापगढ़ को जाना। ठीक है, जहाँ की थेवा कला, बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रतापगढ़ी कौन सी कला? थेवा कला। कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमारा टारगेट ये नक्शा है। ठीक है, फिर आपको मैं बताऊँगा शेखावाटी के बारे में। शेखावाटी, कि सर शेखावाटी प्रदेश कौन-सा है? शेखावाटी प्रदेश क्या है? ध्यान रखना, देखो, इसको मारो गोली, यहाँ से बात करते हैं। चूरू, क्या? चूरू, क्या आ गया? झुंझुनू, और ये आ गया आपका, क्या आ गया? चूरू, सीकर, झुंझुनू। इन तीनों को सामान्य रूप से हम क्या कहेंगे? ये शेखावाटी प्रदेश।
ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको क्यों छोड़ रहे हो? क्या ब्याह करवा ही दो। चलो करवा देते हैं। करवाएँ? हाँ, करवा दो। कौन है ये? ये सर हनुमान जी हैं, ब्याह नहीं करते हैं। ये हो गया आपका हनुमान कौन-सा गढ़? हनुमानगढ़। क्लियर बात? तो आपके गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, शेखावाटी क्लियर हो गया, रेड क्लिफ वाले क्लियर हो गए, वागड़ हो गया, कांटल हो गया और हाड़ौती हो गया। अब सर बीच वाले करेंगे? अरे कुछ तो करेंगे। देखो, बीच वाले का अब हम करते हैं और यहाँ पर सर कुछ मत देखो, आप जयपुर को पकड़ो। ये लो पकड़ लिया। जयपुर को पकड़ा। हाँ सर, जयपुर से नीचे जाओगे तो जिला आएगा टोंक। कौन-सा जिला आएगा? टोंक जिला आएगा और जयपुर से जयपुर ये रहा, जयपुर से आगे दौसा और दौसा से आगे भरतपुर। जयपुर से आगे दौसा, दौसा से आगे भरतपुर मतलब जयपुर, दौसा, भरतपुर 3 जिले ऐसे-ऐसे दिखते हैं। ऐसे-ऐसे दिखते हैं सर बताना क्या चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि जयपुर, दौसा और भरतपुर से एक नदी गुजरती है, नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा जो बाणगंगा कहलाती है। जयपुर, दौसा, भरतपुर एक नदी, नदी का नाम बाणगंगा, जिले भी याद, नदी भी याद, खेल खत्म। ठीक है? अब देखो सर यहाँ तमंचे पे डिस्को करवा दो सर। क्या करवा दो? तमंचे पे डिस्को कैसे होगा? डिस्को ये रहा आपका धौलपुर। क्या है? धौलपुर है और धौलपुर में सबसे ज़्यादा क्या चलती है? गोलियाँ। गोलियाँ किससे चलती हैं सर? तमंचे से चलती हैं। किससे चलती हैं? तमंचे से। तो यहाँ पर कौन से सिक्के चलते हैं चलते थे? तो ध्यान रखना यहाँ पर तमंचा शाही सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के? तमंचा शाही सिक्के चलते और ध्यान रखना धौलपुर और मात्रा कितनी? सर 2 मात्रा। 2 मात्रा मतलब सर ऐसी है? हाँ, बिल्कुल। तो ध्यान रखना इसका परिवहन कोड कितना है? आरजे 11 है। आरजे 11 है। एक दिन मैं आपको वन्यजीव शुभंकर के बारे में बात करूँगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे धौलपुर का लिखवा ही देता हूँ। धौलपुर का वन्यजीव शुभंकर है पचीरा। कौन-सा पक्षी है? पचीरा पक्षी यहाँ का वन्यजीव शुभ ठीक है? आगे चलते हैं। धौलपुर से नीचे जाओगे तो रणथंभौर मिलेगा जो कि कहाँ मिलता है? सवाई माधोपुर में और धौलपुर के नीचे जाओगे तो केला देवी। कौन-सी देवी? केला देवी। केला देवी कहाँ पर मिलेगी आपको? सर करौली में मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मिलेगी। सर करौली के लिए 2-4 फैक्ट और लिखवा दो ना। हाँ, बिल्कुल लिखवा देते हैं। देखो, ध्यान रखना करौली का नाम आते ही आपके सामने कौन-सी देवी आएगी? केला देवी आएगी। कौन-सी देवी आएगी? केला देवी आएगी। केला देवी आ गई सर, तो नृत्य भी करना पड़ेगा। नृत्य करेंगे लांगोरिया नृत्य। कौन-सा नृत्य? लांगोरिया नृत्य। कौन करेंगे सर? वीणा जनजाति करेगी। वीणा जनजाति करेगी। सर केला देवी का जो मेला है, कौन-सी नदी की सॉरी केला देवी का जो मंदिर है, किस नदी के किनारे है? ध्यान रखना कालीसील नदी के किनारे है। कौन-सी नदी के किनारे? कालीसील नदी के किनारे है और ये केला देवी का मंदिर जो है त्रिकुट पर्वत पर सॉरी त्रिकुट पहाड़ी पर्वत पर है। बिल्कुल। त्रिकुट पर्वत पर है। ऑप्शंस आप कमेंट में के माध्यम से मुझे एक चीज़ और बताएँ, यदि आपके थोड़े से कांसेप्ट क्लियर हैं, तो जहाँ ये बताओ मुझे कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन-सा दुर्ग है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापें। कमेंट बॉक्स में छापो भई कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन है? कर्नल जेम्स टॉड बहुत बढ़िया है, रेड क्लिफ ठीक है, बहुत बढ़िया। लांगुरे डांस, वाह, वाह! क्या बात करी है। जॉयराज ने लांगुरे डांस बहुत शानदार तरीके से कमेंट कर रहे हो। जे थॉमसन, सुनील कटारा, रवि नायक, अमित अजान, राम-राम लियो गुरुदेव। बिल्कुल आपका राम-राम ले लिया है अब। वैशाली कुमावत उत्तर-पश्चिम दिशा में राजस्थान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो आपको आंसर किसका करना है? त्रिकुट पहाड़ी का करना है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर कौन-सा किला है या वो कमेंट बॉक्स में करना है? कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स बताएँ। ठीक है, देखो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई त्रिकुट पहाड़ी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। धौलपुर हो गया, करौली हो गया, इसके बाद में क्या आ गया? इसके बाद में हमारा रह गया सवाई माधोपुर। क्या रह गया? सवाई माधोपुर जहाँ पर रणथंभौर अभयारण्य है। तो आपके धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर क्लियर हो गए। अब आप कहोगे सर ये तीनों आपने एक साथ क्यों बताए? तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश उसमें चौथा प्रदेश पढ़ाऊँगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन-सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश उसके 2 भाग करूँगा। भाग में पहला आएगा विंध्यन कगाड़ क्षेत्र। विंध्यन कगाड़ क्षेत्र के अंदर आपका आएगा धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। आपको याद रखने हैं। जयपुर, दौसा, भरतपुर भी आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से कौन-सी नदी का उद्गम होगा, यहाँ से कौन-सी नदी निकलेगी? निकलेगी आपकी बाणगंगा। तो पढ़ते टाइम आपको चारों तरफ सोचना होगा कि आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस तरह से बाइफरगेट होके पढ़ोगे, तो आपके जो कांसेप्ट है वो कहीं भी नहीं
और ध्यान रखना जब 2-2 फैक्ट एक साथ आ जाएँ, जैसे त्रिकुट पर्वत आ गया और त्रिकुट पहाड़ी आ गई। तो मैंने बता दिया कि त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है, जो कि करौली में है। तो मुझे ये बताओ कि त्रिकुट पहाड़ी पर कौन-सा दुर्ग है और कहाँ पर? ठीक है, आगे बात करते हैं अगले। देखो, एक मैप में हर बार मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि आपको एक साथ में ये चीज़ देखनी होगी। कौन-सी? ट्रायंगल, मैं बोलूँ आपको ट्रायंगल, क्या बोलूँ? ट्रायंगल, तो आपको याद रखना है सर जोधपुर आएगा यहाँ पर, कौन-सा पुर आएगा? जोधपुर, फिर कौन-सा? नागौर और इसके बाद में पाली। ट्रायंगल में सिर्फ 3 जिले, जोधपुर, नागौर और पाली। क्या? जोधपुर, नागौर और पाली ट्रायंगल के अंदर आएँगे। इसके बाद करते हैं सर, इसके बाद में ये और रह गए। हाँ, बिल्कुल रह गए हैं, इसको भी कंप्लीट करवा देते हैं साथ-साथ में। जयपुर से हल्का-हल्का त्रिकोणात्मक आकृति में, हल्की त्रिकोणात्मक आकृति में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, जिसे अंडों की टोकरी कहते हैं अजमेर को। और बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल बीचों-बीच में है, तो राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय कहते हैं, हल्की-सी गणितीय आकृति जैसी, ठीक है? तो राजस्थान अजमेर किसे क्या कहते हैं? अजमेर को कहते हैं अंडों की टोकरी, अजमेर को कहते हैं राजस्थान का हृदय और अजमेर को ही कहते हैं राजस्थान का नाका। ये सारे फैक्ट आप साइड में लिख लें। इससे नीचे हल्की-सी देखो आपको दिख रही होगी, हल्की-हल्की आयताकार आकृति में एक जिला है जिसे हम कहते हैं वस्त्र नगरी। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं, जिसे टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, इसे कहते हैं आपका भीलवाड़ा। क्या आता है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दें कि नवीनतम वस्त्र नगरी या नवीन वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? मैंने नवीन पूछा है, ओल्ड तो मैंने बता दी, भीलवाड़ा को कहते हैं। एक नवीन किसको कहते हैं? कमेंट में आप मुझे बताना, कमेंट में आ रहा है क्या किसी का कमेंट? हाँ सर, डूंगरपुर, सोनार किला, रोहित रोहित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया भाई, रोहित को तो समझ में आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका भाई सोनारगढ़। कौन-सा गढ़? नाहरगढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देखो नवीनतम वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? कमेंट में आप बॉक्स में आपको आंसर देना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अजमेर को बता दिया, बिल्कुल अजमेर को बता दिया, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी के नाम से। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा के नीचे अब देखो, आप जाओगे तो देखो ये दिखेगा आपको इल्ली की जैसी एक आकृति है जिसका नाम है आपका चित्तौड़ का खंडित जिला यहाँ पर दिख रहा होगा रावतभाटा। यहाँ पर कौन-सा है? चित्तौड़ जिला है। कौन-सा जिला है? चित्तौड़ जिला है और चित्तौड़ से थोड़ा-सा नीचे जाओगे जहाँ की हींग फेमस है, थेवा कला फेमस है, जिले का नाम लिख रखा है। ठीक बात। अब चलते हैं सर इधर थोड़ा-सा इधर। तो एक बार साफ कर देता हूँ ताकि मैं और अच्छे से आपको बता पाऊँ। ठीक। अब देखो, सर आपने यहाँ पर बाड़मेर में छोड़ दिया, बाड़मेर से आगे जिले नहीं है क्या? हाँ, हैं बेटा, हैं। कौन-कौन से जिले हैं सुनो। बाड़मेर के बाद में सर जहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं उसका, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जालौर को जानते हैं। और ये जालौर के बाद में क्या आएगा? सर जहाँ पर आपके माउंट आबू है, माउंट आबू है, जिले का नाम है सिरोही। इसका नाम सिरोही, यहाँ पर नक्की झील और जालौर में कौन-सा? ग्रेनाइट सिटी का नाम। इससे जैसे थोड़ा-सा और आगे जाएँगे तो हमारा, आपका, सबका चहेता और व्हाइट सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर उदयपुर शहर। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियर में कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? आंसर क्या रहेगा आपका? उदयपुर रहेगा। क्या रहेगा? उदयपुर। उदयपुर से ऊपर देखो हल्का-सा विजय तिलक की जैसी आकृति। किसके? विजय तिलक के जैसी आकृति है। तिलक की आकृति रखने वाला एक जिला है, जिसका नाम है राजसमंद। किसके जैसी आकृति है? सर तिलक के जैसी आकृति। आपसे पूछा गया है कि तिलक के जैसी आकृति किसकी है? तो आप ध्यान रखना राजसमंद की है, जहाँ के श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी कहाँ पे हैं? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो तिलक की जैसी आकृति किसकी है? राजसमंद। राजसमंद से ऊपर में तो बता दिया, ये जोधपुर है, ये नागौर है और ये आपका क्या हो गया? पाली। अब मैंने इतना समझाया है, इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा। लेकिन आपका क्या टास्क है, जैसे ये क्लास एंड होती है, आप एक मैप लोगे और उस मैप के अंदर ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैंने वीडियो को रिवाइंड करके देखें और एक-एक चीज़ को पॉज़ करते हुए लिखते जाएँ कि हाँ सर, करौली बताया, सर ने केला देवी बताया, मीणा कौन-सा नृत्य, लांगुर नृत्य, जनजाति, मीणा जनजाति, कौन-सी नदी, काली सी नदी।